हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर जिसका नाम है सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। शॉर्ट में इस चैप्टर को बच्चों हम लोग आईसीडीआर के नाम से जानते हैं। इसकी ऑलरेडी इस चैप्टर की हमने एक क्लास पढ़ ली है बच्चों। लास्ट क्लास में हमने ये स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि इशू ऑफ कैपिटल क्या होता है। दूसरा मैंने बच्चों आपको बताया था कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अगर इशू करना चाहती है तो बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू भी इशू किया जा सकता है। फर्दर पब्लिक ऑफर के थ्रू भी इशू किया जा सकता है। क्लियर है चीज। इसके अलावा बोनस इशू भी दे सकते हैं, राइट इशू भी दे सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी दे सकते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे आपको बताए थे कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें कंपनी ये सिक्योरिटीज अपनी इशू कर सकती है। ये बात मैंने आपको अपने कुछ पिक्चर्स की फॉर्म में भी समझाए थे, जिससे आपको कहानी याद रहे, एग्जाम्पल याद रहे। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है और कौन कौन सी कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती हैं, कौन कौन सी कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर नहीं आ सकती। ये बात हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में समझ ली थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट क्लास में कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। हम नॉर्मली करते हैं, पूरा स्कैनर सॉल्व करते हैं। पर बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड सीएमए एग्जाम के अंदर, मैं सीएमए फाइनल के लिए ही बात करता हूं, सिर्फ ये अपना एक्सक्लूसिव सीएमए फाइनल की क्लास है। ठीक है ना। तो सीएमए फाइनल के लॉ के एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया। इस चैप्टर से डायरेक्टली एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आया है बच्चों। और ये मैं बोल रहा हूं जून 2017 से लेकर और जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है तब तक के लिए बोल रहा हूं। मतलब मैंने पूरा पिछले 6 सालों के एग्जाम पूरा स्कैनर देख लिया, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आया। पर इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है या इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। हम पूरा डीप में जाकर पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए, अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे बच्चे को। क्लियर है ये चीज। एक एक चीज को हमें अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कौन कौन सी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर नहीं आ सकती, ये हम यहां तक पढ़ चुके थे। चलिए, तो अब हम बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, वो कंपनी जो एलिजिबल है, वो कंपनी जो आईपीओ लेकर आ सकती है, वो कौन कौन सी कंपनीज होती है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी कंपनी जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है, अगर वो एक्चुअली में आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, तो कौन कौन सी टर्म्स कंडीशंस उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए बच्चे, आपकी कंपनी है रिलायंस। सबसे पहली बात तो वो आईपीओ तब ला सकती है जब वो, हमने पढ़ी थी 5 कंडीशंस, अगर वो पांचों की पांचों कंडीशन को फुलफिल करती है तो वो आईपीओ ला सकती है। सपोज कीजिए बच्चों, रिलायंस कंपनी पांचों की पांचों कंडीशंस को फुलफिल करती है, आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल है, वो आईपीओ ला सकती है।
और वो एक्चुअली में आईपीओ लेकर आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है। तो जब वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आएगी ना बच्चों, तो 4 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं जो इसे फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर इसने 4 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो ये जो आईपीओ लेकर आई वो आईपीओ वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मुद्दा हमारा अब ये निकल के आया कि अगर कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, तो फिर उसे 4 कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी, कंपलसरी, जरूरी है। चारों की चारों कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उन 4 में से उसने कोई सिर्फ एक आध कंडीशन फुलफिल कर दी, नहीं, उसे चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है स्टूडेंट्स। तब जाकर वो कंपनी, उसका जो आईपीओ आएगा कंपनी का, वो आईपीओ वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को ये बात आपकी समझ में आ गई। सर मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो हर कंपनी नहीं ला सकती। पहले तो 5 कंडीशंस हैं, अगर पांचों कंडीशंस को वो कंपनी फुलफिल करती है तो वो आईपीओ ला सकती है, और वो पांचों कंडीशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली। अब अगर वो एलिजिबल है और वो आईपीओ ला रही है, तो आईपीओ लाते वक्त उसको 4 कंडीशन फुलफिल करनी है। वो चारों की चारों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आईपीओ वैलिड है, इनिशियल पब्लिक ऑफर वैलिड है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से एक सिंगल कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई तो उसका लाया हुआ आईपीओ वैलिड नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपका कंसेप्ट मुझे समझ में आ गया, लेकिन एक बात तो बताओ, वो कौन सी है सर चारों कंडीशंस जो कि एक कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है उसे वो चारों कंडीशन फुलफिल करनी है? वो चारों कंडीशन है कौन सी, ये तो समझा दो। हाँ तो वो मैं समझा देता हूँ स्टूडेंट, आप देखिएगा बड़े प्यार से। मैं जो आपको समझाऊंगा बच्चे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, डायरेक्टली एग्जाम्पल से, डायरेक्टली एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहली बात कंडीशन समझिएगा। कंडीशन ये है बच्चे कि जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उसके पास में उसकी नेट टेंजिबल असेट, सर ये टेंजिबल असेट का मतलब क्या होता है? वो जो हमें दिख रही है। नेट टेंजिबल असेट कम से कम, कम से कम 3 करोड़ की होनी चाहिए। कम से कम 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट उस कंपनी के पास में होनी चाहिए जो आईपीओ लेकर आ रही है। सर कब होनी चाहिए? जिस ईयर में वो आईपीओ ला रही है। सपोज करें वो आईपीओ लेकर आ रही है करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर, तो जिस ईयर में वो आईपीओ लेकर आ रही है उसके लगातार पिछले 3 साल कौन से हो गए? पिछले 3 साल 2021 से 22, 20 से 21 और 19-20। इन पिछले तीनों सालों के अंदर 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट होनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये टोटल मिलाकर इन तीनों सालों में टोटल मिलाकर नहीं, हर साल ईच ईयर में कम से कम 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट होनी जरूरी है। इसमें भी कम से कम 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट होनी चाहिए, इसमें भी कम से कम 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट होनी चाहिए, इसमें भी। ऐसा नहीं है कि इसमें 1 करोड़ हो गई, इसमें 1 करोड़ हो गई, इसमें 1 करोड़ हो गई, तीनों को टोटल करा तो 3 करोड़, वो सही नहीं है। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चे। अभी एग्जाम्पल करेंगे हम, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है इसे सॉल्व करेंगे हम, पहले समझ लो। अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो पहली कंडीशन ये है कि उसके पास में नेट टेंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़ की होनी चाहिए।
कब होनी चाहिए? लगातार पिछले तीनों ईयर्स के अंदर, जिस ईयर में वो आईपीओ ला रही है उसके लगातार पिछले तीनों सालों में हर साल ईच ईयर में कम से कम नेट टेंजिबल असेट 3 करोड़ का होना जरूरी है। उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, उससे कम नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है? नहीं, इसी के अंदर एक और कंडीशन। एक तो मैंने आपको बताया कि पिछले 3 सालों में हर साल कम से कम 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। प्लस प्लस उसमें से अगर मॉनेटरी टर्म्स में है, मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है कैश में। देखिए, आज आप पैसे कमाओगे तो वो आपकी असेट है। अब बच्चे, आपको पता है हर आदमी आपको ये सजेस्ट करेगा, आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भाई, आपके जानने वाले, आपके जो अच्छा सोचने वाले लोग हैं ना, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो ये बोलेंगे कि बच्चे जो पैसा कमा रहा है ना उसको अपने पास में कैश में मत रख, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दे वरना खत्म हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा तूने कब में पैसा यूज कर लिया। तो पैसा मॉनेटरी मनी की टर्म में हमारे पास में कम से कम रहना चाहिए, सिर्फ उतना रहना चाहिए कि हमारे खर्चे चल सके, वरना बाकी का पैसा तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जमीन खरीद लो कहीं पे, सोना चांदी खरीद लो कहीं पे, बहुत सारे लोग शेयर्स में ट्रेड करते हैं, अगर नॉलेज है तो शेयर्स खरीद लो आप। उसी तरह से जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसके पास में लगातार पिछले 3 साल में नेट टेंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़ का होना जरूरी है। और उसमें से जो मॉनेटरी टर्म्स में, जो मनी में, कैश या बैंक में जो पैसा पड़ा है वो 50% तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमने पहली कंडीशन पढ़ी कि नेट टेंजिबल असेट लगातार पिछले 3 सालों के अंदर कम से कम 3 करोड़ का होना जरूरी है, और उसके अलावा वो जो 3 करोड़ का नेट टेंजिबल असेट है लगातार पिछले 3 सालों में अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में है तो मैक्सिमम 50% तक, मतलब 1.5 करोड़ तक मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा है तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, आईपीओ वैलिड माना जाएगा। देखिए एग्जांपल करते हैं हम। एक कंपनी है बच्चों, उसका नाम है मोहित बंसल क्लासेस कंपनी, और ये कंपनी बच्चों आईपीओ लेकर आना चाहती है, ला रही है। इसकी टोटल असेट जो है वो 150 करोड़ है, उसमें से नेट टेंजिबल असेट 100 करोड़ है। तो इसकी नेट टेंजिबल असेट कितनी है हम यहाँ पर लिखते चलते हैं साथ में। इसकी नेट टेंजिबल असेट कितनी है बच्चों? 100 करोड़। 100 करोड़ कौन, अच्छा ये कौन से ईयर में लेकर आना चाहती है? अ, ये लेकर आना चाहती है 2021-22 के अंदर, सॉरी 22-23 के अंदर लेकर आना चाहती है, ये इस वाले ईयर में लेकर आना चाहती है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, पिछले 3 सालों में चले जाते हैं कितनी नेट टेंजिबल असेट। तो 2021-22 के अंदर इसकी 100 करोड़। हाँ तो ये तो सही है, कम से कम 3 करोड़ होनी चाहिए थी, ये सही है। उससे पहले वाले साल में और चले जाते हैं हम, उससे पहले वाले साल के अंदर भी 100 करोड़ से, और उससे पहले वाले साल के अंदर भी 100 करोड़ से। इसका मतलब लगातार पिछले 3 साल में कम से कम 3-3 करोड़ की नेट टेंजिबल एसेट होनी चाहिए, वो तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब ये बोल रहा है कि लेकिन जो ये 100 करोड़ है ना, इसमें से 70 करोड़ इसके पास मॉनेटरी टर्म्स में, इसका मतलब 70%। और हमने बोला था मॉनेटरी टर्म्स में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50% तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसने एक कंडीशन तो फुलफिल कर दी, कौन सी? कि इसके पास में लगातार पिछले 3 सालों के अंदर कम से कम 3-3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट है हर साल। लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में मैक्सिमम कितना हो सकती है? 50%, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इसके पास 70% है, तो ये आईपीओ इसका वैलिड नहीं माना जाएगा। देखो लिखा हुआ है, कंपनी जो है, यहां तक कि आपको बात समझ में आई, तो आईपीओ इसका वैलिड नहीं माना जाएगा। ये हमने यहां तक पढ़ लिया, यहां तक, यहां तक, यहां तक,
ये पढ़ा है अभी हमने सिर्फ। अभी ये वाला नहीं पढ़ना है आपको, ये नोट अभी नहीं पढ़ना है, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े प्यार से और आराम से समझिए, देखिए डिटेल में समझिए। मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो उसे 4 कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है, चारों की चारों, वरना उसका आईपीओ वैलिड नहीं माना जाएगा। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, उसकी जो नेट टेंजिबल असेट है लगातार पिछले 3 साल में कम से कम 3-3 करोड़ की होनी चाहिए, और उसमें से जो मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है वो मैक्सिमम 50% तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आईपीओ वैलिड नहीं है, वो कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। स्टूडेंट बोला समझ में आ गया सर, लेकिन एक डाउट है, एक क्वेश्चन है सर मेरा। मैंने कहा क्या क्वेश्चन है? बोला सर आपने बोला ये जो मोहित बंसल क्लासेस कंपनी है, इसकी नेट टेंजिबल असेट 100 करोड़ है, ये आपने यहां पे बोला, और उसमें से जो मॉनेटरी टर्म्स में है वो 70 करोड़ है, मतलब 70% मॉनेटरी टर्म्स में है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। लेकिन सर ये मोहित बंसल क्लासेस कंपनी ये बोली कि जो 20 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है, हम मॉनेटरी टर्म्स में कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम 50%, मतलब 50 करोड़ तक हम मॉनेटरी टर्म्स में रख सकते हैं, कंपनी रख सकती है, पर रखा हुआ है 70 करोड़, मतलब 20 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा रखा हुआ है। कंपनी ने ये बोल दिया कि ये जो 20 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है मॉनेटरी टर्म्स में, मैं इसको अपने किसी पर्सनल यूज में नहीं लूंगी। भाई कंपनी के अंदर पैसा लगाया पब्लिक ने, शेयर होल्डर्स ने, तो उनको ऐसा लगता है पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को, कि यार हमने तो कंपनी में पैसा क्यों लगाया। आज आप या मैं कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हम ये सोच कर लगाएंगे कि यार ये कंपनी हम जो पैसा लगा रहे हैं उसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगी और वहां से प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमको भी मिल जाएगा, इसीलिए तो हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। पर अगर वो कंपनी हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे को अपने पास मॉनेटरी टर्म्स में रख के बैठी है और ऐसी आलतू फालतू की चीजों में खर्च कर रही है, तो हम फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही छोड़ देंगे। लेकिन मोहित बंसल क्लासेस कंपनी ये बोल रही है। और दूसरी बात, आईपीओ जो आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो पब्लिक के पास में ऑफर आ रहा है, तो कानून क्या बोल रहा है? कानून कंपनी से ये बोल रहा है कि यार तुम आईपीओ ला रहे हो, तुम पब्लिक को बोल रहे हो कि आओ मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। वो क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे, इस भरोसे पर करेंगे कि हम जो कंपनी में पैसा लगाएंगे शायद कंपनी उसको अच्छे प्रोजेक्ट में लगाएगी, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगी, वहां से रिटर्न कमाएगी और हमें भी कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी अपने पास में, तुम्हारे पास में जो नेट टेंजिबल असेट है उसका 50% से ज्यादा मॉनेटरी टर्म्स में लेकर बैठे हो, इसका मतलब तुमने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। अगर तुम्हारे पास में पैसा कैश में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, इसका मतलब तुम पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते नहीं हो। क्यों ला रहे हो यार तुम आईपीओ? मतलब ऑलरेडी जिन लोगों ने तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट किया, तुमने उनका पैसा अभी तक कहीं पर लगाया नहीं है, उस पैसे को तुमने मॉनेटरी टर्म्स में कैश की फॉर्म में अपने पास में रखा हुआ है, और अब तुम पब्लिक को बोल रहे हो कि आओ मैं आईपीओ लेकर आ रही हूँ, आओ आओ मेरे अंदर इन्वेस्ट करो। पब्लिक क्यों करेगी भाई इन्वेस्ट? तुम पब्लिक का नुकसान कर रहे हो। पब्लिक जो पैसा तुम्हारे अंदर लगा रही है तुम उसे कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करते, अपने पास में मॉनेटरी टर्म्स में लेकर बैठे हो। नहीं, ये वैलिड नहीं है। अगर तुमने अपना जो नेट टेंजिबल असेट है उसके 50% से ज्यादा मॉनेटरी टर्म्स पे रखा तो तुम आईपीओ नहीं ला सकती, क्योंकि तुम आईपीओ लाने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम पब्लिक का पैसा बर्बाद कर दो। ऐसा कानून ने ये कंडीशन बनाई। लेकिन मोहित बंसल क्लासेस जो हमारी कंपनी है वो ये बोल रही है कि सर देखिए 20 करोड़ रुपया मैंने एक्स्ट्रा मॉनेटरी टर्म्स में अपने पास में रखा हुआ है। मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ, कंपनी बोल रही है कि मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि ये जो 20 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मॉनेटरी टर्म्स में रखा है
इसको कंपनी के बिजनेस के लिए ही यूज में लिया जाएगा, इसको किसी दूसरे यूज में। ऐसा नहीं है कि मैंने 50% से ज्यादा जो मॉनेटरी टर्म्स में पैसा रखा है वो इसलिए रखा है कि मुझे अय्याशी करनी है, मुझे पैसे उड़ाने हैं। नहीं, मुझे भी पता है पब्लिक का पैसा है। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को जो 50% से ज्यादा है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को मैं कंपनी के बिजनेस के लिए ही यूज में लूंगी। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया था हमारी कंपनी में उनका लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट 50% से ज्यादा जो मॉनेटरी टर्म में है उसको कंपनी के बिजनेस के यूज में ही लिया जा रहा है। अगर ऐसा प्रॉमिस कर देती है तो फिर उस केस में आईपीओ ला सकती है। तो बच्चों, अभी तक हमने पहली कंडीशन पढ़ी, अगर कोई भी कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ ली। और वो हमने क्या पढ़ा है बच्चों, कि नेट टेंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़ की होना जरूरी है लगातार पिछले 3 सालों के अंदर, और मॉनेटरी टर्म्स में मैक्सिमम 50% तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कंपनी ये प्रॉमिस कर देती है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको कंपनी के बिजनेस के यूज में ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सनल यूज में लिया जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आईपीओ आ सकता है। पर बच्चों, इस फर्स्ट कंडीशन का एक एक्सेप्शन भी है। सर वो एक्सेप्शन क्या है? एक तो एक्सेप्शन मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिया। एक्चुअली में देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन के दो एक्सेप्शन है। एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि अगर कंपनी के पास में नेट टेंजिबल असेट की मॉनेटरी टर्म्स में 50% से ज्यादा है, लेकिन वो कंपनी ये प्रॉमिस कर रही है कि जितना ज्यादा है उतना हम यूज में ले लेंगे। किस चीज के यूज में ले लेंगे? कंपनी के बिजनेस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एक्सेप्शन, सपोज करिए कि कोई कंपनी है और उस कंपनी की एक प्रमोटर है, कोई कंपनी का एक प्रमोटर है, और उस प्रमोटर ने कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए, और वो प्रमोटर अब उन शेयर्स को बेचना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मोहित बंसल क्लासेस एक कंपनी है और कैटरीना कैफ इस कंपनी की प्रमोटर हैं, और इन्होंने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं किसके? मोहित बंसल क्लासेस कंपनी के। अब ये इन शेयर्स को बेचना चाहती हैं। इसके लिए ये कंपनी के पास में गई, ये आई कंपनी के पास, बोली कि मैंने आपके शेयर्स होल्ड किए हुए हैं आपकी कंपनी के, आप प्लीज उन शेयर्स को पब्लिक को बेच दो आईपीओ बनाकर। ये बोली, देखिए नॉर्मली आप आईपीओ लेकर आते हैं तब आप अपने शेयर्स को बेचते हैं, अभी मैंने आपके शेयर्स होल्ड किए हैं, आप उनका आईपीओ लेकर आओ और पब्लिक को बेच दो। तो इस तरह के इशू को ऑफर फॉर सेल बोला जाता है। जब कंपनी का प्रमोटर, जिसने कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, वो प्रमोटर खुद अपने शेयर्स को कंपनी के थ्रू पब्लिक को बेचता है आईपीओ लाकर, उसे ऑफर फॉर सेल बोला जाता है बच्चे। और उस केस में जो कंडीशन होती है आईपीओ की, वो सिर्फ इतनी होती है कि नेट टेंजिबल असेट पिछले 3 सालों में 3-3 करोड़ की होनी चाहिए। 50% वाली कंडीशन अप्लाई नहीं। तो स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया, एक बार इस फर्स्ट कंडीशन को रिवाइज कर। देखो, फर्स्ट कंडीशन ये है कि नेट टेंजिबल असेट लगातार पिछले 3 साल में 3-3 करोड़ की होना जरूरी है हर साल, और उसका मॉनेटरी टर्म्स में मैक्सिमम 50% तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा हो सकता है अगर कंपनी उस ज्यादा अमाउंट को अपने बिजनेस में यूज में लेना चाहे। लेकिन अगर कंपनी का कोई प्रमोटर जिसने कंपनी के शेयर्स होल्ड करे हैं, वो उन शेयर्स को पब्लिक कंपनी के थ्रू आईपीओ में बेच रहा है, कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और प्रमोटर बोल रहा है कि मेरे शेयर्स को आप पब्लिक को बेच दो एज आईपीओ लाकर, तो फिर उस केस में बच्चे उसे हम ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। उस इशू को ऑफर फॉर सेल बोला जाता है, और उसमें ये 50% वाली लिमिट अप्लाई नहीं होती, सिर्फ ये 3 करोड़ वाली लिमिट अप्लाई होती है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को अभी तक आपकी बात समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गया आईपीओ लाने के लिए पहली कंडीशन क्या है। सर अब हम चलते हैं हमारी सेकंड नंबर की कंडीशन।
बच्चों सेकंड नंबर की कंडीशन ये है कि कंपनी जिस ईयर में आईपीओ लेकर आ रही है, लगातार उसके पिछले 3 साल के अंदर उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3-3 करोड़ का होना जरूरी है, प्लस उन तीनों सालों का टोटल का एवरेज निकाला जाए तो कम से कम 15 करोड़ का होना जरूरी है। मैं समझाता हूं, एक बार बड़े प्यार से समझिएगा, फिर मैं इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सपोज करिए कंपनी है रिलायंस, और रिलायंस कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है 2022-23 में। क्लियर है ये चीज यहां तक बच्चे? तो कंडीशन क्या है? दो कंडीशन है। एक तो है कि जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का लगातार पिछले 3 साल में, लगातार पिछले 3 साल में कम से कम 3-3 करोड़ का होना जरूरी है, हर साल 3-3 करोड़ का होना जरूरी है। ये पहली कंडीशन। दूसरा, इनका टोटल लगाकर जब इनका एवरेज निकाला जाए तो कम से कम वो 15 करोड़ आना चाहिए। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार पिछले 3 साल में कम से कम 3-3 करोड़ का होना जरूरी है, प्लस जब उन तीनों सालों का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाए वो कम से कम 15 करोड़ होना जरूरी है। जैसे हम एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए ये कंपनी है एयरटेल कंपनी। एयरटेल कंपनी 2022-23 ये इसका करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आईपीओ लाना चाहती है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं हम पिछले 3 साल का, 22 करोड़, 22 करोड़ एंड 2 करोड़, 22 करोड़, 22 करोड़, 2 करोड़। इसका अगर एवरेज निकालोगे बच्चे तो कितना निकल कर आएगा? 22 प्लस 22 ये हो गए 44, ठीक है, प्लस 2 46, तो 46 डिवाइड बाई 3 15.33 करोड़। मतलब एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए? कम से कम 15 करोड़ होना चाहिए। हमारा कितना निकल के आ रहा है? 15.33। क्या एयरटेल आईपीओ ला सकती है? नहीं ला सकती। सर क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि मैंने ये बोला था बच्चे कि एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पिछले 3 साल का 15 करोड़ होना जरूरी है, और उन्हीं 3 सालों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम से कम 3 करोड़ होना जरूरी है। यहां पर देखो ये वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2019-20 का, ये 2 करोड़ रह गया। हमारी ये 15 करोड़ वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल का अगर हमने एवरेज निकाला तो 15 करोड़ तो आ रहा है, लेकिन जो एक दूसरी कंडीशन कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल का हर साल 3-3 करोड़ होना जरूरी है, वो फुलफिल नहीं हो पाई। दोनों फुलफिल होना जरूरी है। ये बात देखिए बच्चे, मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आईपीओ की आपने 2 कंडीशन बताई, दोनों समझ में आ गई सर। आपने आईपीओ की पहली कंडीशन बताई कि लगातार पिछले 3 साल के अंदर हर साल नेट टेंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़ की होनी जरूरी है। उसका मॉनेटरी टर्म्स में मैक्सिमम 50% तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उससे ज्यादा हो सकता है अगर जितना ज्यादा कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि जितना वो एक्स्ट्रा है 50% से ऊपर है वो हम कंपनी के बिजनेस में यूज करेंगे। अच्छा, अगर ऑफर फॉर सेल आ रहा है, मतलब प्रमोटर अपने शेयर कंपनी के थ्रू आईपीओ में बेच रहा है, तो 50% वाली लिमिट नहीं लगती। ये मैंने एग्जांपल से समझाया। फिर दूसरी कंडीशन मैंने बच्चे आपको बोली कि जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले 3 साल का वो कम से कम 15 करोड़ होना चाहिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट उन्हीं 3 साल का कम से कम 3-3 करोड़ हर साल में होना चाहिए। हमने जो एग्जाम्पल देखा उसके अंदर 15 करोड़ जो है वो हमारा एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकल के आया, लेकिन उन 3 साल का हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3-3 करोड़ नहीं आ रहा। 2 साल में तो हो गया, 1 साल में 2 करोड़ ही रह गया। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मुझे पूरी तरह से हर एक चीज समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं अब नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन ये है बच्चे कि जिस ईयर में कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है,
लगातार उसके पिछले 3 साल के अंदर उसकी नेटवर्थ कम से कम 1-1 करोड़ की होनी चाहिए, हर साल 1-1 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, सिंपल कंडीशन है। और उसके अलावा कंपनी जिस ईयर में आईपीओ लेकर आ रही है, अगर जैसे कंपनी सपोज करें कि एयरटेल कंपनी है और एयरटेल कंपनी आईपीओ ला रही है 2022-23 में, तो अगर पिछले 1 साल के अंदर ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल के अंदर अगर उस कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कम से कम 50% कंपनी के पुराने नाम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी तो बहुत पुरानी चल रही है और अभी अभी नाम चेंज कराए, इसका मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया वो तो पुराने नाम से ही कमाया, अब कंपनी ने नाम चेंज कर लिया तो वो प्रॉफिट नए नाम पर आ गया, ऐसा नहीं। कंपनी ने अगर अभी अभी नाम चेंज किया है ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर, तो टोटल प्रॉफिट का कम से कम 50% उसके पुराने नाम पे होना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने सिंपल सी ये बात बताई है कि अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है तो 4 कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है। नेट टेंजिबल असेट आपने बताया 3 करोड़ का होना जरूरी है। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने बताया 15 करोड़ का होना जरूरी है, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ का होना जरूरी है। नेट वर्थ सर आपने बताई 1 करोड़ की होना जरूरी है, और अगर नाम चेंज हुआ है तो उसमें आपने बताया 50% प्रॉफिट नए नाम पे होना चाहिए। बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टूडेंट बोला सर यहां तक सब कुछ समझ में आ गया लेकिन एक डाउट आ गया। मैंने कहा क्या डाउट है, पूछो। बोला सर एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड। बोले सर वो कंपनी जो आपने हमें लास्ट क्लास में 5 कंडीशंस पढ़ाई थी कि अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल हो रही है रेगुलेशन 5 में तो ही कंपनी आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल होती है, तो वो सोच सकती है आईपीओ लाने का, वो एलिजिबल है आईपीओ लाने के लिए, तो वो लेकर आ रही है आईपीओ, लेकर आना चाहती है। फिर अभी अभी आपने बताया कि अगर वो कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है तो ये 4 कंडीशन उसको फुलफिल करनी है। सपोज करें सर ये 4 कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाए, चारों में से कोई, मैंने बोला चारों की चारों कंडीशन, ऑल कंडीशंस फुलफिल होना मैंडेटरी है, कंपलसरी। या तो वो कोई एक आध कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही, बाकी उसने कर दी, 4 में से 3 कर दी, एक नहीं कर पा रही, या चारों की चारों नहीं कर पा रही, या 2 नहीं कर पा रही। कहने का मतलब है अगर ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही तो सर वो आईपीओ नहीं ला सकती, मतलब उसका आईपीओ इनवैलिड है। मैंने कहा सर क्या कोई ऐसा दूसरा तरीका है कि कंपनी रेगुलेशन 5 में एलिजिबल है आईपीओ लाने के लिए? आपने बोला आईपीओ लाना है तो ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, 4 कंडीशन, वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो कोई दूसरा तरीका है? हाँ जी दूसरा तरीका है। अगर कोई कंपनी, हमने ये जो अभी 4 कंडीशन पढ़ी ये आती है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 के अंदर, इसमें आती है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 के अंदर आती है ये चारों कंडीशंस। अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है लेकिन वो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 मतलब ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही है, या 4 में से कोई एक आध भी फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो निराश होने वाली बात नहीं है उस कंपनी के लिए। उसके रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 में कुछ ऑल्टरनेटिव कंडीशन दी हुई है, अगर वो उस ऑल्टरनेटिव कंडीशन को फुलफिल कर देती है तो भी वो आईपीओ ला सकती है। तो अब स्टूडेंट के दिमाग में जो बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि सर अगर किसी कंपनी को आईपीओ लाना है तो पहला काम उसका है जो कंपलसरी है कि रेगुलेशन 5 की पांचों कंडीशन फुलफिल करना, तब वो एलिजिबल होती है। उसके बाद में वो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की चारों कंडीशन फुलफिल करे, नहीं कर पा रहा है बाई चांस, अगर वो कंपनी नहीं कर पा रही है
तो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 की कंडीशन को फुलफिल करके भी वो आईपीओ ला सकती है। ऐसा नहीं है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 में जो 4 कंडीशन है, अगर कंपनी उनको नहीं फुलफिल कर पाई तो आईपीओ ला ही नहीं सकती, ला सकती है। रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 में कुछ ऑल्टरनेटिव कंडीशन दी हुई है, वो अगर फुलफिल हो जाती है तो फिर लाया जा सकता है। स्टूडेंट बोला ठीक है, यहां तक मैं समझ गया। सर वो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 में जो ऑल्टरनेटिव कंडीशन है वो क्या है? वो समझा देते हैं, बड़ी ही इजी है। पर उसको समझने के लिए आपको दो कंसेप्ट समझाने पड़े। दो बड़े बड़े कंसेप्ट पहले मुझे आपको समझाने हैं, जो कि सीएमए फाइनल के लॉ के मॉड्यूल में नहीं दिए हैं। इन्होंने क्या करा है सीएमए इंस्टीट्यूट वालों ने, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरी आदत नहीं, पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने डायरेक्ट कोई टॉपिक डाल दिया है, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स हैं वो नहीं दिए हैं आपके सिलेबस में। तो जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो तो वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आएगा यार ये क्या पढ़ा, ये क्या लिख रहा है इस मॉड्यूल के अंदर। उसके लिए आपको फिर प्रॉपर क्लासेस चाहिए जो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करे। तो अब हम बात, पहले मैं आपको दो अलग कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है। ध्यान से पढ़ें बच्चे। जब भी कोई कंपनी, देखिए मैं एक मिनट, एक खाली पेज ले लेते हैं, आपको फिर अच्छे से समझाएंगे, यहाँ पे समझाएंगे। अभी देखिए, जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है, कोई भी कंपनी पब्लिक के पास में इशू लेकर आना चाहती है, मतलब वो कंपनी अपने शेयर्स को या डिवेंचर्स को या किसी भी तरह की सिक्योरिटी को पब्लिक को इशू करना चाहती है, चाहे से आईपीओ के थ्रू, चाहे से एफपीओ के थ्रू, किसी भी तरीके से लाना चाहती है। आईपीओ एफपीओ क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया। तो अगर कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करना चाहती है तो काफी मेथड्स हैं। हम दो मेथड्स की बात करें, वो दो में से किसी भी मेथड से लेकर आ सकती है। पहला मेथड जो होता है बच्चे, उस मेथड का नाम है फिक्स्ड प्राइस मेथड। फिक्स्ड प्राइस मेथड के अंदर क्या होता है? फिक्स्ड प्राइस मेथड के अंदर कंपनी खुद अपने शेयर्स की प्राइस फिक्स कर देती है। जैसे कंपनी ने बोल दिया कि मेरा शेयर तो 500 रुपये में बिकेगा, जिसको बनता है खरीद ले, जिसका नहीं बनता है भैया, जिसको महंगा लगता है या जो इतना फाइनेंशियली नहीं है वो मत खरीदे जाए, मेरा शेयर तो 500 में बिकेगा, बात खत्म। यार तो ये हो गया फिक्स्ड प्राइस मेथड। लेकिन बच्चों एक दूसरा मेथड भी होता है, इसमें तो कंपनी ने खुद ने प्राइस फिक्स करी। एक दूसरा मेथड भी होता है बच्चे, जिसको बोला जाता है बुक बिल्डिंग मेथड। इसके अंदर कंपनी खुद प्राइस फिक्स नहीं करती, बल्कि वो लोगों से बोली लगवाती है, बिड्स लगवाती है। बिड्स, बिड्स का मतलब बोली लगवाती है। लोग बोली लगाते हैं और फिर जिस अमाउंट पर ज्यादा बोली आ जाती है या जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट होता है उस पर वो कंपनी फिक्स कर देती है, उतने पे शेयर इशू कर देती है। तो ये समझ में आया कि अगर कोई भी कंपनी पब्लिक के पास में सिक्योरिटीज का इशू लेकर आ रही है, चाहे से शेयर्स, चाहे से डिवेंचर, चाहे से कोई सी भी सिक्योरिटी, तो वो कंपनी कैसे ला सकती है? मेथड्स होते हैं। या तो फिक्स्ड प्राइस मेथड, कंपनी ने खुद ने बोला इतने रुपए की शेयर है, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो भैया, टाटा बाय बाय। एक होता है कि बुक बिल्डिंग, उसके अंदर कंपनी खुद प्राइस फिक्स नहीं करती, बल्कि लोगों से बोला जाता है कि आप बोली लगाओ और फिर जो प्राइस सही लगेगी कंपनी उस पे इशू कर देती है शेयर्स।
स्टूडेंट बोला यहां तक की कहानी समझ में आ गई, लेकिन सर एक डाउट है। मैंने कहा क्या डाउट है? सर ये जो बुक बिल्डिंग मेथड है, आपने बोला कि इसमें कंपनी खुद प्राइस फिक्स नहीं करती, लोगों से बोलियां लगवाती है। तो लोग तो सर 0 रुपए पे बोली लगा देंगे, वो तो ये बोलेंगे हमें फ्री में दो। आज अगर किसी स्टूडेंट से मैं ये बोलूं कि बच्चों मैं आपके इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा, डेट आप तय करो कि कब लेना है, तो वो बच्चा बोलेगा सर जब हमारा एग्जाम हो जाए ना फाइनल, हम खत्म सीए में छोड़ दें तब ले लेना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी बुक बिल्डिंग मेथड में पब्लिक से बोली लगवा रही है, तो पब्लिक तो 0 रुपए पे लगा देगी ना। इसीलिए बच्चों जब भी बुक बिल्डिंग मेथड आता है तो कंपनी एक फ्लोर प्राइस देती है। कंपनी एक फ्लोर, फ्लोर क्या है? आपके पैरों के नीचे इस वक्त क्या है? फ्लोर है, जमीन है। और जमीन से नीचे कुछ नहीं होता, वो मिनिमम प्राइस। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी जब भी बुक बिल्डिंग मेथड से इशू ला रही है तो लोग बोली लगाते हैं, नो डाउट, लेकिन कंपनी उनको एक फ्लोर प्राइस, एक मिनिमम प्राइस देती है कि इतने प्राइस से नीचे कोई बोली नहीं लगा सकता। जो बोली है वो इस प्राइस पर या इससे ऊपर लगानी है, इससे नीचे की बोली वैलिड नहीं होगी। ये इतना तो कम से कम मेरी शेयर का प्राइस होगा ही होगा। अब तुम बोलियां लगाना स्टार्ट करो इस प्राइस पे, फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस पर या इससे ज्यादा प्राइस पर। स्टूडेंट बोला चलिए ठीक है सर, बुक बिल्डिंग मेथड से कंपनी इशू ला सकती है, इसमें कंपनी खुद प्राइस फिक्स नहीं करती, लोगों से बोलियां लगवाती है। लोगों से बोलियां लगवाने के लिए कंपनी फ्लोर प्राइस दे देती है, मिनिमम प्राइस दे देती है। पब्लिक को इस प्राइस पे या इससे ज्यादा प्राइस पे बोली लगानी होती है। सर ज्यादा कितनी? तो उसके लिए क्या होता है बच्चों? उसके लिए कंपनी देती है साथ में प्राइस बैंड। एक तो कंपनी ने फ्लोर प्राइस दे दिया, साथ में प्राइस बैंड दे दिया। ये क्या होता है? ये मिनिमम प्राइस मतलब फ्लोर प्राइस और मैक्सिमम प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। ये मैक्सिमम 20% तक हो सकता है। ध्यान रखिएगा, 20 रुपीज नहीं बोल रहा हूं, 20% बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सपोज करें एक कंपनी आई, टाटा ग्रुप कंपनी। टाटा कंपनी बोली कि बुक बिल्डिंग मेथड से आप बोली लगाओ मेरे शेयर की। फ्लोर प्राइस उसने 100 रुपए बोली। फ्लोर प्राइस कितनी बोली? 100 रुपए। और उसने प्राइस बैंड भी दे दिया आपको 11% का। तो 100 रुपए तो मिनिमम प्राइस खुद टाटा कंपनी ने बोल दी, और बोला प्राइस बैंड 11% का है। मतलब जो मेरी फ्लोर प्राइस है उसमें प्राइस बैंड प्लस कर लो, तो कैप प्राइस, मैक्सिमम प्राइस निकल आएगी 111 रुपए। मैक्सिमम प्राइस आ गई। तो 100 से 111 के बीच में बोलियां लगा। तो बच्चे फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस, बुक बिल्डिंग मेथड में जब लोग बोली लगाते हैं तो कंपनी देती है फ्लोर प्राइस, साथ में प्राइस बैंड। ये दो चीजें कंपनी दे देती है, फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड। जो फ्लोर प्राइस है वो मिनिमम प्राइस है, उससे नीचे बोली नहीं लगाई जा सकती। और फ्लोर प्राइस में प्राइस बैंड ऐड कर लो, मैक्सिमम प्राइस आ जाएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम इसके बीच में पब्लिक को बोलियां लगानी है। और मैक्सिमम प्राइस कैसे निकल के आई? फ्लोर प्राइस में प्राइस बैंड को ऐड कर लो। प्राइस बैंड क्या है? मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस के बीच का डिफरेंस है। ये मैक्सिमम 20% तक का हो सकता है, 20% तक का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। स्टूडेंट बोला ठीक है सर, मुझे आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कोई दूसरा कॉन्सेप्ट भी बात समझा रहे थे आप? हाँ, मैं अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, तब जाकर फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। पहले वो कॉन्सेप्ट और समझ लो, फिर हम दोबारा से आएंगे आईपीओ की ऑल्टरनेटिव कंडीशन, रेगुलेशन 6, सब रेगुलेशन 2। ये है राहुल द्रविड़ और ये है धोनी। इन दोनों में बातचीत हो रही है, ध्यान से सुनो। राहुल द्रविड़ ने बोला कि धोनी,
ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं और शेयर्स, डिवेंचर्स ये सब परचेज करते हैं अलग अलग कंपनियों के। हम इनको इन्वेस्टर बोलते हैं। तो जो लोग सिक्योरिटीज मार्केट में आ रहे हैं, शेयर्स डिवेंचर को परचेज कर रहे हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें इन्वेस्टर बोलते हैं। इन्वेस्टर ये कितने टाइप के होते हैं? वो लोग जो शेयर्स डिवेंचर खरीद रहे हैं, मतलब सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं। कितने टाइप के लोग होते हैं? धोनी भाई बोले कि 3 टाइप के लोग होते हैं। बोले 3 टाइप के कौन कौन से? वो बोले नाम से समझना, बड़ी जल्दी समझ में आएगा, नाम से समझना। सबसे पहले होते हैं RII। इनका पूरा नाम होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अब नाम से समझो बच्चे, नाम से समझो। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, मेरी और आपकी तरह इंडिविजुअल, अकेला आदमी, इंसान। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन। और रिटेल, रिटेल का मतलब कम क्वांटिटी में खरीदने वाला। तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन होता है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन होता है जो कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के शेयर्स या उससे कम के शेयर परचेज करता है। 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स नहीं खरीदता। समझे? और मैं 2 लाख शेयर्स नहीं बोल रहा हूं, मैं 2 लाख शेयर्स नहीं बोल रहा हूं, मैं 2 लाख रुपीज के शेयर्स बोल रहा हूं। तो धोनी समझाने लगा राहुल द्रविड़ साहब को कि सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। उनमें से एक होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ये इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है, मेरी और आपकी तरह रिटेल है, कम मात्रा में खरीदता है, कम क्वांटिटी में खरीदता है। ये मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक या उससे कम के शेयर्स परचेज करता है। राहुल द्रविड़ का एक क्वेश्चन निकल कर आया। राहुल द्रविड़ बोले, धोनी भाई 2 लोग हैं, एक है सचिन तेंदुलकर और एक है वीरेंद्र सहवाग। ये दोनों लोग इंडिविजुअल हैं और दोनों लोग नेचुरल पर्सन हैं। सचिन ने शेयर्स परचेज किए 2 लाख रुपए तक के या उससे कम के, और सहवाग ने परचेज किए 5 या मोर देन 2 लाख के शेयर्स। मोर देन ₹2 लाख, 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स परचेज करें। दोनों लोग इंडिविजुअल हैं, दोनों लोग नेचुरल हैं। तुमने बोला कि जो इंडिविजुअल और नेचुरल पर्सन है, अगर वो 2 लाख रुपए तक या उससे कम के शेयर परचेज कर रहा है तो उसको रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोलते हो। मतलब सचिन तेंदुलकर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गया। लेकिन सहवाग वो भी इंडिविजुअल पर्सन है, वो भी नेचुरल पर्सन है, लेकिन उसने 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स परचेज किए। उसको क्या बोलोगे? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नाम से सुनो, नाम से। नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल का मतलब बड़ी कॉर्पोरेट, बिल्डिंग, जैसे कोई कंपनी हो गई। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन नहीं है तो कौन है? तो इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है, सहवाग। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन 2 लाख रुपए तक के शेयर्स खरीद रहा है तो हम उसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर बोलते हैं। अगर इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स खरीदता है तो हम उसे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। राहुल द्रविड़ बोले, मुझे समझ में आ गया। बोला तीसरे टाइप का इन्वेस्टर कौन सा होता है? QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर भी बोलते हैं इसको। इन्वेस्टर बोल दो या बायर, बी जो है वो लास्ट में इसलिए आ रहा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर या इन्वेस्टर बोल दो आप, एक ही बात। नाम से समझ में आ जाएगा। इंस्टीट्यूशनल मतलब ये कोई इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक्चुअली में कोई कंपनी है। और आप एक बात सोचो बच्चे, आज एक तो मैं या आप शेयर्स खरीदें
और एक कोई कंपनी शेयर्स खरीदे, वो बल्क में खरीदेगी, बहुत सारे शेयर्स खरीदेगी। मेरे और आपके जैसे लोग या तो हम 2 लाख रुपए तक के खरीदेंगे तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, 2 लाख से ज्यादा है तो नॉन इंस्टीट्यूशनल है। लेकिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्यूआईबी ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदते। आ रही है मेरी बात समझ में? यहां तक पहली बात। एक और बात समझाता हूं बच्चे में, एक और चीज समझाता हूं। हालांकि ये जो मैं समझाने वाला हूं इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, पर अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो। देखो, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये देखा जाए तो आम आदमी है। आदमी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं मैन की बात कर रहा हूँ, वेमेन की भी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको कि ये आम इंसान मेरे और आपके जैसा, जो थोड़ा बहुत सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करके थोड़ा बहुत कमाना चाहता है। बहुत बड़े एम्बिशंस नहीं है, हम बहुत ज्यादा रिस्क ले भी नहीं सकते, हमें उतना पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना है। तो बच्चे आम आदमी हूं, मैं शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं सपोज कर, और मेरे को ये पता है कि मैं 2 लाख रुपए तक के ही करूंगा, इससे ज्यादा के नहीं करूंगा। मैं RI रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और मुझे सस्ते शेयर्स चाहिए, मैं महंगा थोड़ी ना खरीदूंगा। लेकिन जो QIB है वो तो बल्क में शेयर खरीदता है और उसका काम ही ट्रेडिंग करना है, ये उसका मेन बिजनेस धंधा है, ये उसका यहीं से पैसा कमाता है वो असली। आपको पता है QIB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, कंपनी है, वो ये चाहती है कि मैं महंगे से महंगे शेयर्स खरीदूं। आज हम लोग क्या चाहते हैं कि हम सस्ते से शेयर्स खरीद लें, कोई कंपनी सस्ते में अपने शेयर दे दे, हम खरीद लें। QIB चाहता है कि वो जब शेयर्स खरीदे तब वो महंगे से महंगा खरीदे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि 5 रुपए का शेयर खरीद लो। 5 का आता नहीं है, एग्जाम्पल जैसे सपोज करो, वो ये सोचता है कि मैं 100 रुपए का शेयर खरीद लूं और उसकी प्राइस 105 भी पहुंच गई, मतलब 5 रुपए मुझे एक शेयर पे मिल रहे हैं, तो मेरे पास 1000 शेयर है, मैं बेच दूंगा, 5000 रुपए की कमाई हो जाएगी, मेरे लिए बहुत। लेकिन जो QIB होता है ना, वो ये बोलता है कि नहीं भाई, 500 रुपए का शेयर खरीद, क्योंकि शेयर जितना महंगा होगा उतनी ही तेजी से वो बढ़ेगा। 100 रुपए का शेयर धीरे धीरे करके अपनी प्राइस बढ़ाएगा, लेकिन 500 रुपए वाला शेयर एकदम से कब 600 का, 700 का, 800 का, 1000 का हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जब भी कोई भी कंपनी पब्लिक में इशू लेकर आती है तो इशू एक ही ला रही है। जैसे एयरटेल कंपनी इशू ला रही है तो इशू एयरटेल ही ला रही है, एक ही इशू लेकर आ रही है, एक ही तरह के शेयर्स उसमें बेचे जाएंगे, लेकिन रिटेल वालों को कम प्राइस पे दिए जाते हैं और QIB को ज्यादा प्राइस पे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ज्यादा प्राइस पे दोगे तो वो खरीदेगा नहीं, और QIB को कम प्राइस पे दोगे तो उसका मन नहीं करेगा। इसीलिए कंपनी सेम इशू लेकर आ रही है, सेम शेयर्स लेकर आ रही है, बस रिटेल वालों को कम प्राइस पे और QIB को ज्यादा प्राइस पे। अब एक बात बताओ, कंपनी एयरटेल कंपनी की कमाई ज्यादा कहां से हो रही है? QIB से, क्योंकि वो एक तो बल्क में शेयर ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है और ज्यादा प्राइस में खरीद रहा है। तो एयरटेल कंपनी सपोज कर 100 शेयर्स बेच रही है, तो 100 में से अगर मैं बोलूं 75% शेयर्स वो किसको बेचे? QIB। बाकी बचे हुए 25 में इन दोनों को निपटा ले, बाकी बचे हुए 25 में इन दोनों को निपटा ले। भाई आज अगर मेरे पास में QI, मैं कंपनी हूं तो मेरे को ये पता है QIB मेरे को कमाई करके देगा, रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल से कमाई होगी उतनी नहीं होगी। मैं इनको कम प्राइस पे दे रहा हूं तो इनके लिए शेयर्स भी मैं कम ही रखूंगा कि तुम लोग बस इतने ही है, इनमें खरीद लो जिसको जो खरीदना है। QIB के लिए मैं एक ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स अवेलेबल रखूंगा। तो बच्चों, ये कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो समझाए हैं वो इसलिए समझाए हैं क्योंकि अब मैं नेक्स्ट आपको ये समझा दूं ऑल्टरनेट कंडीशन, उससे पहले मैं रिवाइज कर दूं एक बार। अभी तक मैंने आपको ये समझाया, कोई भी कंपनी IPO लेकर आना चाहती है तो रेगुलेशन 5 जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अगर उसकी कंडीशन फुलफिल होती है तो कंपनी एलिजिबल है, IPO ला सकती है, अदरवाइज उसे सोचना ही नहीं है। अब सपोज करो रेगुलेशन 5 की कंडीशन फुलफिल है, वो एलिजिबल है,
तो वो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की चारों कंडीशन फुलफिल कर दे जो मैंने आपको समझाई थी। अगर उसने चारों की चारों कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो आईपीओ लेकर आ जाएगी, अदरवाइज वो नहीं ला सकती। और उसके अलावा अगर उसने चार में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो फिर वो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 के थ्रू तो नहीं ला सकती आईपीओ, तो फिर वो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 के थ्रू आईपीओ लेकर आएगी। ऑल्टरनेट कंडीशन वो क्या होती है? वो बहुत ही सिंपल है कि वो टोटल जितना इशू लेकर आ रही है उसका 75% उसे क्यूआईबी को ऑफर करना पड़ेगा, प्लस वो सिर्फ बुक बिल्डिंग से इशू लेकर आई। तो अगर कोई कंपनी रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की चारों कंडीशन फुलफिल कर देती है तो वो फिक्स्ड प्राइस मेथड या बुक बिल्डिंग मेथड किसी से भी इशू लेकर आ सकती है। लेकिन अगर वो नहीं करती तो ऑल्टरनेट मेथड है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2, वो बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ बुक बिल्डिंग मेथड से इशू आएगा और क्यूआईबी को टोटल इशू का कम से कम 75% दिया जाए। स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक मेरे को एक एक चीज बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझ में आ चुकी है। आपने मुझे ये समझा दिया कि पब्लिक इशू क्या होता है, फिर आपने मुझे कुछ कंडीशन समझा दी कौन सी कंपनी आईपीओ ला सकती है, फिर आपने मुझे आईपीओ जब ला रहे हैं तो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की चारों कंडीशन समझा दी। अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो अल्टरनेट कंडीशन समझा दी रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 की। उसके लिए आपने मुझे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए जो सीएमए मॉड्यूल में नहीं दिए हुए हैं लेकिन पढ़ने हमें जरूरी थे। यहां तक आपको समझ में आ गया? इनके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और नॉर्मल जनरल कंडीशंस भी होती, वो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि मेन कंडीशंस हमने पढ़ ली। और ये चैप्टर सीएमए फाइनल लॉ के लिए एग्जाम, मैंने आपको बताया एक भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं इसमें से। अब वो जनरल कंडीशंस क्या है वो ध्यान से देखिएगा। सपोज करो बच्चों कोई कंपनी है, जैसे कोई भी कंपनी उठा लो, एबीसी कंपनी है, आज वो आईपीओ लेकर आना चाहती है, मतलब वो पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, यही है ना? कैसे करेगी? किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करेगी। मैंने स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाया था आपको, सेबी एक्ट 1992 फर्स्ट चैप्टर सेक्शन बी का, उसमें पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ाया था। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, अब स्टॉक एक्सचेंज तो इंडिया में बहुत सारे हैं, दो तो मेन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके अलावा 96 स्टॉक एक्सचेंज और है। पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि एबीसी कंपनी अपना ये जो आईपीओ ला रही है इसमें जो वो पब्लिक को शेयर्स इशू करेगी वो कौन से वाले स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ला रही है, पब्लिक को कैसे पता लगेगा? तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक ऑफर डॉक्यूमेंट देती है पब्लिक को जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि कंपनी इस तारीख को इशू ला रही है, टोटल इतना इशू लेकर आ रही है, इतने शेयर्स इशू करे जाएंगे, इस प्राइस पर करे जाएंगे और कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे करे जाएंगे, पब्लिक कौन से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स खरीद सकती है, उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी कंपनी उस ऑफर में लिख के देती है। अब क्वेश्चन ये आता है कंपनी ऐसे कैसे किसी स्टॉक एक्सचेंज का नाम अपने ऑफर में लिख देगी कि भैया उस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम शेयर्स इशू कर रहे हैं? तो उसके लिए उसने पहले स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ली, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। और बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सेबी एलओडीआर चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में समझाया है, एग्जाम्पल के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या। यहां मैं दोबारा नहीं समझाने वाला हूं सेम चीज को, इससे पहले वाले चैप्टर में जस्ट समझा के आया हूं। तो बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि कोई भी कंपनी पब्लिक के पास में अगर इशू लेकर आ रही है तो वो पहले किसी स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेगी कि क्या मैं आपके ऊपर लिस्ट होकर, क्या मैं आपके थ्रू अपना इशू लेकर आ जाऊं, मैं आपका नाम अपने ऑफर में लिख दूं ऑफर डॉक्यूमेंट में, जिससे पब्लिक आपकी वेबसाइट पे आके मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले। पहले स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना जरूरी।
पहली बात। दूसरी बात, बच्चों आपको पता होगा आज 2022 चल रहा है, और सिर्फ आज से नहीं, बहुत पहले से, इवन 2014 से अगर आप बात करो या उससे भी पहले से एक्चुअली में डीमेट होने लग गया है सब कुछ। मतलब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली बेचे और खरीदे जाते हैं। अब फिजिकली कौन रख रहा है? रखने वाले रख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिकली। तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को इशू करे, और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसे एक डिपॉजिटरी के साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सुन लें आप। डिपॉजिटरी एक कंपनी होती है, और ये कंपनीज एक्ट में तो कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है, ये सेबी के पास में भी रजिस्टर्ड है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डीमेट अकाउंट ओपन करना। जैसे बैंक में जाके बैंक अकाउंट ओपन होता है ना, आपको अगर बैंक में पैसा रखना है तो उस बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली खरीदने या बेचने हैं तो उसके लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, जो कि डिपॉजिटरी के थ्रू ही खुल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। पहली बात। जब भी कोई कंपनी इशू लेकर आती है तो वो एक कोई से भी, बहुत सारी डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, बहुत सारे, वो किसी एक डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट कर लेती है कि हम इशू लेकर आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स परचेज करेंगे, तो वो एप्लीकेशन आप तक आएगी, आप उनके डीमेट अकाउंट ओपन करके और उनको शेयर्स अलॉट कर देना, उन लोगों को जिनको हम अप्रूव करेंगे। तो डिपॉजिटरी के साथ में एग्रीमेंट होना चाहिए, ये जनरल नॉर्मल कंडीशन समझा। इसके अलावा जो भी कंपनी आईपीओ ला रही है, उस कंपनी का जो प्रमोटर है, उसने उस प्रमोटर ने शेयर्स होल्ड करे होंगे उस कंपनी के, किसी और कंपनी के, सिर्फ और सिर्फ डीमेट फॉर्म में होल्ड किए होने चाहिए। अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है तो उस कंपनी के प्रमोटर ने जो शेयर्स होल्ड करे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में होल्ड करे हो, फिजिकल फॉर्म में नहीं करे हो। अदरवाइज वो कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती जब तक वो प्रमोटर उनको इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा। इसके अलावा वो कंपनी जो आईपीओ ला रही है, अगर उसके पहले से जो शेयर्स उसने इशू करे हैं वो फुली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन आपको समझ में आई, नॉर्मल कंडीशंस। इसके अलावा नेक्स्ट और भी कुछ कंडीशन हम देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए एयरटेल कंपनी है, और एयरटेल कंपनी ने सपोज कीजिए कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करी थी। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? डिवेंचर्स इशू करे थे कन्वर्टेबल, और बोला था कि जब मैच्योर हो जाएंगे तो आप हमसे पैसा ले लेना या इक्विटी शेयर्स ले लेना। मैच्योर हो गए, कंपनी ने रिफंड नहीं कराए, मतलब कंपनी डिफॉल्टेड है। हो सकता है वो डिवेंचर्स के केस में हो, पब्लिक डिपॉजिट, किसी भी केस में अगर वो कंपनी डिफॉल्टेड है और वो डिफॉल्ट 6 महीने तक हो चुकी है, तो वो कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती जब तक उस डिफॉल्ट को वो सही ना कर ले। इसके अलावा जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आएगी तो खरीदने वाले लोग कम से कम 1000 तो होने चाहिए। 1000 से कम लोग हैं तो वो आईपीओ वैलिड नहीं। आईपीओ की भी इज्जत होती है, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने अभी तक इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम चलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर के बारे में। बच्चों फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है ये मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में समझाया। अगर आपको आईपीओ समझ में आ गया तो एफपीओ समझने में 1 मिनट लगेगा मुश्किल से। मैंने आपको आईपीओ की रेगुलेशन 5 पढ़ाई थी कि 5 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो ही वो कंपनी आईपीओ ला सकती है, अदरवाइज वो कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। ये एफपीओ अगर कोई कंपनी लाना चाहती है तो उसको भी ये पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। बस ये बात रेगुलेशन 102 में लिखी है। दूसरी, नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर कोई कंपनी एफपीओ ला रही है तो उसके लिए भी कंडीशन होंगी। आईपीओ के लिए कंडीशन हमने कहाँ पढ़ी थी? आईपीओ के लिए पढ़ी थी रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 में 4 कंडीशन।
एफपीओ के लिए रेगुलेशन 103 में सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है तो कम से कम 50% प्रॉफिट नए नाम पे। अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रही है तो सेम ऑल्टरनेट कंडीशन उसके पास में भी है जो आईपीओ में थी, सेम है सब कुछ। तो बच्चों आज की क्लास में यहां तक हम लोगों ने अभी तक क्या समझा? बच्चों अभी तक हम लोगों ने समझ लिया इस चैप्टर के अंदर कि आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, एलिजिबल कंडीशंस क्या है, फिर उसके बाद में आईपीओ ला रहे हो तो क्या मेन कंडीशन है, क्या उसकी ऑल्टरनेट कंडीशन है, एफपीओ की क्या मेन कंडीशन है, क्या ऑल्टरनेट कंडीशन। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को एक बार ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा क्योंकि अब बहुत ही छोटे से टॉपिक बचे। तो दूसरी बात बता दूं बच्चों, इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। अगर आप सीएमए मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ोगे इस चैप्टर को तो ये कब का खत्म हो चुका होता, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे होते तो आप इसको समझ ही नहीं पाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से पढ़ना, आप किसी से भी पढ़ो, जो जिसका मर्जी करे पढ़ो आप, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको खुद से पढ़ते तो नहीं समझ में आते। तो जो भी बच्चे सीएमए मॉड्यूल अगर देख रहे हो ना, तो अब अगर वो मॉड्यूल पढ़ेंगे, अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी नोट्स आपके पास में है, उससे आप अपना पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट है। और अगर अब एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।